हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त मजे में होंगे। और इसी मजे के साथ पूरी की पूरी जो लेक्चर सीरीज है वो मिलने वाली है। और उसी सीरीज में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ काइनेमेटिक्स का ये पहला लेक्चर, जिसमें कि आपको मोशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि मोशन होता कैसे है। अच्छा, मोशन कितने प्रकार का होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, मैं हूँ आपका होस्ट इस लेक्चर में। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पोडियम पर। तो देखिए, काइनेमेटिक्स की हम चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने काइनेमेटिक्स वर्ड लिखा हुआ भी है। अब पहले तो हमको ये समझना है कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम 11th लेवल पर बेसिक से एकदम बच्चा बन के स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है आपको बॉडी जो मूव कर रही है ना, कोई बॉडी यहां से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, तो वो जिस तरीके से मूव कर रही है उस मोशन की स्टडी करनी है। मतलब काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन मतलब हमें बॉडीज के मोशन की स्टडी करनी है। अब सर पहली बात तो ये आती है कि मोशन की स्टडी तो करनी है, लेकिन साला ये मोशन होता क्या है। पहले तो हमें ये समझा दो कि मोशन का मतलब क्या है। अच्छा, मोशन की स्टडी करनी है विदाउट नोइंग द कोज। अच्छा, कोई बॉडी मोशन में क्यों होती है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, तो मैं मूव किया, क्यों किया, मेरा कोई ना कोई पर्पस था, किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ आया था। ठीक है, मतलब मेरी मांसपेशियों ने, मेरे पैरों की मांसपेशियों ने काम किया, उन्होंने फोर्स लगाया। मतलब काइनेमेटिक्स का जो रीज़न होता है, मोशन का जो रीज़न होता है, रीज़न तो होता है फोर्स। मतलब बिना रीज़न के तो कोई काम होता नहीं है। तो इसका रीज़न जो होता है वो फोर्स, और फोर्स की चर्चा हम F बराबर dp/dt में, या फिर F बराबर माँ ma की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ये NLM में करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। हम यहाँ पर फोर्स की चर्चा नहीं करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स होती फोर्स की वजह से ही है। मतलब कोई भी बॉडी मूव कब करती है, जब उस पर फोर्स लगता है। लेकिन इस लेक्चर में, इस लेक्चर सीरीज में, इस चैप्टर में हमें फोर्स की चर्चा नहीं करनी है। हमें तो बस ये है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गया तो वो मोशन में था, और मोशन में था तो क्या क्या चीज़ें थी उसके साथ, हमें बस उसकी स्टडी करनी है। जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में देखो, अगर मान लो मैं यहाँ हूँ और अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ आ गया, मैं बैठा सूँ अठे आ गया भाई साहब, तो मैं वहाँ से अगर यहाँ आ गया तो एक जना बोलेगा कि हाँ यार, मास्टर के पास डिस्टेंस ट्रेवल की है मास्टर ने। मास्टर यहाँ से यहाँ आ गया तो भैया यहाँ से यहाँ आ गए, डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। अच्छा, एक जना और बोलेगा, उसने कुछ और पढ़ रखा है 10th क्लास में, या थोड़ी अच्छी बातें कर रखी है, तो वो कहेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है। ये भी कोई बीमारी है जिसका नाम हमने सुना है, तो डिस्प्लेसमेंट, जिससे अच्छा कई लोगों से तो डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं आता भाई। तो हम वो सारी चर्चाएं करने वाले एकदम बेसिक से सब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ आए तो आपके पास डिस्टेंस भी थी। हाँ बिल्कुल थी, डिस्टेंस होती है सर। काइनेमेटिक्स में ना हम डिस्टेंस की चर्चा करते हैं, बिल्कुल। उसको ना आप एक्स डिनोट करते हो। ठीक है, और बताओ डिस्टेंस के अलावा और क्या क्या बताना चाहते हो। डिस्टेंस के अलावा सर डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज़ भी होती है मोशन में। हाँ बिल्कुल होती है। तो सर यहाँ पर ना डिस्प्लेसमेंट भी सिखा दो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा ना, इसको एक वेक्टर से दिखाते हैं हम लोग, और वेक्टर की चर्चा मैं कर चुका हूँ आपके सामने। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करती है। तो ये सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं वैसे तो वेक्टर्स वगैरह की, बट हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट सीखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। हमें तो वैसे एक जैसी लग रही है, देखो ये x है और ये x वेक्टर है। क्या ऐसा तो नहीं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमें इनको समझना है। इन दोनों के अलावा हमें एक और चीज़ पढ़नी होती है, उसको बोलते हैं कि सर अगर मान लो आप यहाँ से यहाँ गए तो आप चलते दिख रहे थे हमको, हमारी आंखें आपको चलता हुआ देख रही थी, आप चल रहे थे सर। और अगर मैं चल रहा था मतलब मेरे पास स्पीड भी थी, हो सकता है मेरे पास वेलोसिटी भी है, और हो सकता है कि सोचो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो धीरे से मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया और फिर यहाँ जाके रुक गया। इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ी और फिर घटी। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी हुआ और रिटार्डेशन भी हुआ। आपने अपनी बॉडी को एक्सीलरेट किया और फिर रोक दिया, मतलब ब्रेक लगाए, तो रिटार्डेशन भी हुआ। मतलब हमें यहाँ पर स्पीड की चर्चा भी करनी है कि स्पीड क्या होती है। अच्छा, हमें ना यहाँ पर वेलोसिटी की चर्चा भी करनी है। अच्छा, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को हम लोग v वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब सर साला इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ भी इनमें भी बहुत मोटा डिफरेंस है भाई साहब, बहुत मोटा डिफरेंस है। तो ये भी हमको समझना है, सीखना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अरे सीखना है ताऊ कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जिसको आप बोलते हो एक्सीलरेशन, मतलब हमें एक्सीलरेशन की चर्चा भी करनी है। हिंदी में इसको बोलते हैं दूरी, इसको बोलते हैं विस्थापन, इसको बोलते हैं चाल, इसको बोलते हैं वेग, और इसको बोलते हैं त्वरण। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों की चर्चाएं करनी है। बट
काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ, हमें इन सब की स्टडी करनी है, काइनेमेटिक्स में मोशन की स्टडी करनी है विदाउट नोइंग द कोज ऑफ मोशन। मतलब हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि बॉडी वेलोसिटी क्यों है, डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, डिस्टेंस क्यों हुआ, आप यहां से यहां क्यों आए, बस आप यहां से यहां आ गए, आपने मोशन कर लिया। हमें मोशन की स्टडी करनी है कि मोशन में कितनी स्पीड थी, कितना एक्सेलरेशन था। हमें कोज जानने से कोई मतलब नहीं है। तो वो कोज हमको पता है, फोर्स होता है, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एनएलएम की बातें हैं वो। तो हमें तो सारी इन चीज़ों की चर्चा करनी है। अब और बताओ सर, और कुछ किस किस की चर्चा करोगे आप यहाँ पर? अच्छा, अब चीज़ ये आती है कि जब भी हमें कुछ चीज़ जाननी होती है, किसी चीज़ को पढ़ना होता है, किसी चीज़ को समझना होता है, कोई कंसेप्ट समझना होता है, कोई कंसेप्ट बनाना होता है, तो हमें हथियारों की जरूरत पड़ती है। अब हमारे साथ जब खेलोगे आप फिजिक्स में, मेरे साथ जब आप फिजिक्स में उतरोगे, तो मैं आपको हथियार दूंगा कि इन क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को इन तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें हथियार की जरूरत पड़ती है। तो सर यहाँ पर भी हमें एक हथियार रखना पड़ेगा, हथियार रखना पड़ेगा। और उस हथियार को कहते हैं, उस हथियार को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर आपको काइनेमेटिक्स की स्टडी करनी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस काइनेमेटिक्स पढ़ने का एक तरीका है, मतलब सीखने के लिए एक हथियार है। मतलब काइनेमेटिक्स की स्टडी बिना इसके नहीं हो सकती। मतलब स्टडी के लिए जरूरी सामान है, ये समझो, जरूरी सामान है। देख भाई, आपको नोट्स तो हैं, वो हर जगह मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी में नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे, बट वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको एकदम बेसिक लेवल पर काइनेमेटिक्स समझाने वाला हूँ। क्वेश्चंस तो आप ऐसे चुटकियों में करोगे, 10-10 सेकंड में क्वेश्चंस होंगे हमसे, बट हमको उसके लिए पहले कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अब इसको समझ। अब मान लो मैं यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया हूँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए हमको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि सर आप किस कोऑर्डिनेट से कहाँ आ गए। मतलब आप x1, y1 से, कि आप सर यहाँ से यहाँ आए हो तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2, y2 है। तो हमें ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। तो सर हमें यहाँ पर ये बता दो कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा करनी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ से यहाँ आए हो तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, कोऑर्डिनेट देखने हैं। और कोऑर्डिनेट देखने, इसका मतलब पहली चीज़ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती है वो आती है कोऑर्डिनेट्स। मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि y इधर होती है, आपको ये पता होना चाहिए इधर x होता है, इधर z होता है। तो हमें ये x, y, z की चर्चा पता होनी चाहिए कि हमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ओके, दूसरी चीज़, अच्छा सर अगर मान लो आप यहाँ से यहाँ आ गए, आप इस कमरे में हर जगह विचरण करके आ गए, हर जगह घूम लिए, अरे भाई साहब, लेकिन अगर आपकी मोशन को किसी ने देखा ही नहीं, इसका मतलब ऑब्जर्वर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑब्जर्वर। क्या है, ऑब्जर्वर। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, तो आप ऑब्जर्वर हो, आप मेरी मोशन की स्टडी कर रहे हो। आप भी बता सकते हो कि मास्टर यहाँ से यहाँ 10 बार डोल गया भाई साहब, यहाँ से यहाँ 10 बार आ गया, इसका मतलब आप ऑब्जर्वर हो। मतलब हमको एक ऑब्जर्वर भी बिठाना पड़ेगा जो कि मोशन की स्टडी कर सके। मतलब यहाँ पर हमें एक राजू भाई को बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने राजू खड़ा कर दिया। दूसरी चीज़, जब आपको स्पीड निकालनी होती है, ध्यान से समझ, स्पीड निकालनी होती है तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होता है। इसका मतलब टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में आए बिना इसको जाने, हाँ, तो टाइम भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में आए। तो टाइम भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब हमें राजू को गिफ्ट में वॉच भी देनी पड़ेगी कि भाई देख वॉच हाथ में रख, क्योंकि हमको टाइम समझना है, टाइम पता लगाना है। मतलब राजू के हाथ में वॉच भी है। तो 3 चीज़ें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। देखो, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन की स्टडी करना बिना ये जाने कि मोशन का कोज क्या है। काइनेमेटिक्स में हमको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पढ़ना है। और ये सब पढ़ने के लिए, इन सब की चर्चा करने के लिए आपको एक हथियार की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 चीज़ें होती है। एक होता है कोऑर्डिनेट, आपको एक्स वाई जेड देखने आनी चाहिए। एक होता है ऑब्जर्वर, जो कि कम से कम मोशन को देखे तो गा, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो। और एक होता है वॉच, टाइम, मतलब हमें टाइम भी देखना आना चाहिए। तो सर ये 3 चीज़ें हैं जिनको मिलाकर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ओके, तो इनकी स्टडी हम करने वाले हैं। अब एक और चीज़, जब चैप्टर स्टार्ट हो ही गया है कि मोशन की स्टडी करनी है, तो सर आप ये बताओ कि 2 वर्ड्स हमने पढ़े हैं, एक है मोशन और एक है रेस्ट।
मोशन को हिंदी में कहते हैं गति और रेस्ट को बोलते हैं विराम। इनका मतलब क्या है? देख भाई, अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाँ हम इनको ना लाइटली ले लेते हैं कि मोशन का मतलब गति, मूव कर रही है कोई बॉडी, रेस्ट का मतलब रुकी हुई है। हाँ सही है, लेकिन इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं क्योंकि हमको फिजिक्स में अब इन चीज़ों को अप्लाई करना है, हमको अप्लाइड फिजिक्स भी पढ़नी है। तो मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मान लो मैं 1 मिनट तक यहीं खड़ा रहूँ, तो क्या मेरी पोजीशन फिक्स है? तो आप कहेंगे कि मास्टर की पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है। इसका मतलब जब टाइम के साथ पोजीशन फिक्स रहे, टाइम के साथ पोजीशन फिक्स हो, क्या फिक्स हो? पोजीशन फिक्स हो। टाइम के साथ पोजीशन फिक्स हो तो उसको हम बोलेंगे कि पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में है। लेकिन अगर टाइम के साथ अगर आप इधर की तरफ घूम रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, इधर जा रहे हो, हमको पढ़ा भी रहे हो, तो आपका हाथ भी हिल रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ जब पोजीशन चेंज हो, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो, POSITION, पोजीशन चेंज हो। तो टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज होगी तो हम उसे बोलेंगे मोशन में। अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई बॉडी हमेशा रेस्ट में होगी या हमेशा मोशन में हो सकती है, या एक ही टाइम पर क्या बॉडी मोशन में भी हो सकती है या रेस्ट में भी हो सकती है? तो इसको समझते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या एक ही टाइम पर बॉडी रेस्ट और मोशन में हो सकती है क्या? रेस्ट या मोशन में हो सके है क्या भाई? हो सके है क्या? मतलब एक ही टाइम पर मोशन में भी हो और एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो मास्टर, एक ही टाइम पे कोई बॉडी मूवमेंट में कैसे हो सकती है, एक ही टाइम पे रुकी हुई भी कैसे हो सकती है? हो सकती है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये पेन, इस पेन को मैं यहाँ से यहाँ लेकर गया, यहाँ से यहाँ लेकर आया, तो आपके हिसाब से भी ये मोशन में था और मेरे हिसाब से मोशन में है। क्यों? क्योंकि देखो मेरे हिसाब से इधर गया, आपके हिसाब से भी इधर गया, मतलब ये मोशन में है। तो ना आपके हिसाब से रेस्ट में है, ना मेरे हिसाब से रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं इस पेन को अपनी आंखों के सामने रखकर खुद मूव करूं, कभी इधर जाऊं, कभी यहाँ आ जाऊं या फिर कभी यहाँ जाऊं, तो आपके हिसाब से तो पेन और मैं दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से पेन मोशन में है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हमेशा मेरी नज़रों के सामने है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसका मतलब ये रेस्ट में है। ऐसे ही इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, ये बात देखने वाले पर डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर पर। आप ऑब्जर्वर थे तो आपके हिसाब से पेन मोशन में था, मैं ऑब्जर्वर था तो मेरे हिसाब से पेन रेस्ट में था। इसका मतलब ये बात किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पर। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। कि सर ये तो साला ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है कि कोई बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आप खड़े हैं या फिर आप बस में जा रहे हैं, तो बस में जा रहे हैं तो बाहर पेड़ को अगर आप देखोगे तो वो क्या लगेगा? वो पेड़ रुका हुआ है या मूव कर रहा है? आप बोलोगे सर देखो पेड़ ना पीछे भाग रहे हैं, तो पेड़ पीछे भाग रहे हैं या आप आगे जा रहे हो? आप आगे जा रहे हो। इसका मतलब पेड़ तो वही है जहां था, लेकिन वो पीछे भागता हुआ क्यों नजर आया? क्योंकि आप चल रहे हो। इसका मतलब रुकी हुई चीज आपको मोशन में नजर आई। और सोच, वहीं अगर मैं पेड़ के पास खड़ा हुआ था तो मेरे हिसाब से तो पेड़ रेस्ट में है, लेकिन तू गाड़ी में चल रहा है इसलिए तेरे हिसाब से पेड़ मोशन में है। तो एक ही बॉडी किसी और ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट में हो सकती है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन में हो सकती है। मतलब एब्सोल्यूट मोशन एंड रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। कोई बॉडी एक ही टाइम पर मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकती है, ये बात डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। तो इतनी सी चर्चा हमको समझ में आई। ठीक है, चलिए अब मोशन की थोड़ी चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। मोशन में बेसिकली मोशन के 3 टाइप्स होते हैं। तो सर अगर मैं मोशन के टाइप्स बताना चाहूँ, मोशन का मतलब बॉडी मूवमेंट में है, तो मोशन के अगर मैं टाइप्स बताना चाहूँ तो मोशन के बेसिकली 3 टाइप हमें कोर्स में पढ़ने हैं। एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, वन डायरेक्शन में मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, मतलब बॉडी वन डायमेंशन में मोशन कर रही है। एक है 2D मोशन, 2 डायमेंशन, और एक है 3 डायमेंशन, 3D मोशन। मैं यहां पर आपको डेफिनेशन रटाने नहीं आया हूं, मैं आपको फिजिक्स का फील देने आया हूं कि आपको फिजिक्स फील आए, आपको पता लगे कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमारे डेली लाइफ में हमको कहां नजर आ रही है।
तब तो फिजिक्स आएगी समझ में, वरना फिर कितना ही रट लो, रटने से फिजिक्स समझ में नहीं आती है। बस फॉर्मूले आपको रट जाएंगे, अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी पलटी मारी तो आप वहां पे फेल जाओगे। और हमें फेलना नहीं भाई, मेरे स्टूडेंट फेल नहीं चाहिए, मेरे स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके क्वेश्चन को खत्म करना चाहिए, क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए। तो इसी एम के साथ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो मैं थ्योरी रटाने नहीं आया हूँ, थ्योरी तो आपके पास बुक्स में नोट्स में मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स बहुत हैं, भरा पड़ा है इंटरनेट। बट हमको यहाँ पर चीज़ों को समझना है कि एक्चुअली में चीज़ें हो कैसे रही हैं। अच्छा, 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, और 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। 1 डायमेंशनल, जैसे कि मैं सीधा चल रहा हूं तो मैं एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूं। अब या तो मैं एक्स में चल सकता हूं, या मैं वाई में चल सकता हूं, या मैं जेड में चल सकता हूं, या मैं उनके बीच में किसी लाइन पे चल सकता हूं। तो सर 1 डायमेंशनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में मोशन। आप एक ही डायरेक्शन में मोशन करो, डायरेक्शन में मोशन करो। तो एक डायरेक्शन में अगर चलोगे मतलब सीधी लाइन पे चलोगे, तो जब कोई पार्टिकल सीधी लाइन पे चल रहा होगा तो वो 1D मोशन होगा, उसका केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट यहाँ कुछ था, फिर यहाँ कुछ था, फिर यहाँ कुछ था, तो उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब या तो आप एक्स में चल सकते हो, या वाई में, या जेड में, या फिर हो सकता है उन तीनों एक्सिस के बीच में किसी सीधी लाइन पे चल रहे हो, तो उसको भी हम 1 डायमेंशनल मोशन ही बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं भी लूंगा आपके सामने। एग्जाम्पल जैसे कि सीधी रोड पर कोई स्ट्रेट रोड है, तो सीधी रोड पर कार का मोशन, किसका मोशन, कार का मोशन। सीधी रोड पर भाई साहब कोई कार भाग रही है, तो वो कैसा मोशन है, 1D मोशन है। 1D मोशन को ही कभी कभी रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय गति। तो जो हमारे हिंदी वाले भाई बहन हैं वो ध्यान रखें, इसको रेखीय गति बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल सीधी लाइन पे चल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो रेखीय गति कर रहा है, वो 1D मोशन कर रहा है। ठीक है। 2D का मतलब है 2 डायरेक्शन में चलेगा। 2D का मतलब क्या है, 2 डायरेक्शन में चलेगा, 2 डायरेक्शन में मोशन। अब देख इसको समझते हैं। 2 डायरेक्शन का मतलब, जैसे कि मान लो मैं यहां पर वाई एक्सिस बनाऊं और यहां पर मैं एक्स एक्सिस बनाऊं। अच्छा, यहां पर ना मैंने किसी पार्टिकल को यू की स्पीड से फेंक दिया। अब कुछ लोग जानते हो कि मैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहा हूं, तो जब ये पार्टिकल जाएगा तो सीधा जाएगा या फिर घूम कर जाएगा, घूम कर जाएगा, मतलब यहां आके गिरेगा। और जब यहां आके गिरेगा तो हम आपसे कहेंगे कि देखो ये पार्टिकल जब यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, तो ये केवल एक्स में जा रहा है कि वाई में जा रहा है, या एक्स वाई बी के बीच में एक प्लेन में जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, मतलब एक एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, एक्स वाई प्लेन। तो सर ये प्लानर मोशन होता है, इसी को बोलते हैं प्लानर मोशन। प्लानर मोशन। मेरे हिंदी वाले जो भाई बहन हैं वो जाने कि इसको तल में गति कहते हैं। किस में गति कहते हैं, तल में गति कहा जाता है। तो ये तलीय गति का उदाहरण है। इसको हम वैसे आगे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। हिंदी वाले भाई बहन जानेंगे प्रक्षेप्य गति। देखो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। तो ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये 2D मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लूँ, सर्कुलर मोशन। जैसे कोई पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है भाई साहब, तो ये वाई है और ये एक्स में है, तो पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है। अब सर्किल पे घूम रहा है, देखो इसका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन भी किसका एग्जाम्पल है, 2D का। ये सर्किल पे मोशन हो रहा है भाई साहब। अच्छा, 3D में नहीं होना चाहिए। 3D में, जैसे कि मैं 3D की बात करूँ, तो ये स्पेस में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, स्पेस में रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, स्पेस में रैंडम मोशन। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्पेस में मोशन, मैंने एक चिड़िया को पकड़ा और छोड़ दिया, वो इधर गई, उधर गई, इधर गई, मेरे सिर पे आके बैठ गई, फिर आगे चली गई। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो एक्स वाई जेड किधर भी जा सकती है। मतलब बर्ड का मोशन, बर्ड का मोशन, ये एक 3D मोशन है, स्पेस में मोशन हो रहा है, तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो रहे हैं उसके, मतलब उसका एक्स कोमा वाई कोमा जेड तीनों चेंज हो रहे हैं भाई साहब, तीनों चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब 3D मोशन का एग्जांपल है। अच्छा, मैं किसी हेलीकॉप्टर को, आप जानते हैं वो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जैसे आता है, अगर मैं उसको छोड़ दूं यहाँ से, तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा मार्च करते हुए, या फिर घूमेगा, हर जगह घूम रहेगा, मच्छर घूम रहा है, मक्खी घूम रही है, तो ये सब 3D मोशन कर रहे हैं, स्पेस में मोशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं 3D मोशन। तो इस तरीके से ये 3 टाइप का मोशन है। अब अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछूं, कि सर देखो ये y और ये x, अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो 1D मोशन कर रहा है, इधर जा रहा है
तो भी 1D मोशन कर रहा है, क्योंकि देखो उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि पार्टिकल इधर जा रहा है, अब देखो सर यहाँ पर ना पार्टिकल का यहाँ हो सकता है 1,1 था, यहाँ 2,2 हो गया और यहाँ 3,3 हो गया, मतलब पार्टिकल का x भी चेंज हो रहा है और y भी। बट मैंने आपको समझाया है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन पर चले, सीधी लाइन पे चले, तो वो होता है रेक्टिलिनियर 1D मोशन। इसका मतलब सीधी लाइन पे मोशन हो रहा है, सीधी लाइन पर, और सीधी लाइन पर जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? 1D मोशन। तो सर दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ 1D मोशन। सीधी लाइन पे चल रहा है पार्टिकल, तो सीधी लाइन का मोशन किसका होता है? 1D मोशन। कभी कभी आपको बोलेगा कि ट्रेन सीधी पटरी है, उस पटरी पर ट्रेन दौड़ रही है भाई साहब, तो बताओ 1D है, 2D है कि 3D? तो हमें समझना पड़ेगा कि वो 1D मोशन है, क्योंकि वो सीधी लाइन पे मोशन हो रहा है। तो सीधी लाइन पे जब मोशन होगा तो 1D, जब किसी घुमावदार पाथ पर मोशन होगा तो वो 2D, लेकिन प्लेन में होना चाहिए, और जब ऐसे ही रैंडम मोशन किधर भी हो जाए तो वो 3D। तो ये 3 टाइप के मोशन हमें पढ़ने हैं। बेसिकली हमने अभी तक चर्चा की काइनेमेटिक्स का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल की मोशन की स्टडी करना बिना उस मोशन का कोज जाने, क्योंकि कोज तो फोर्स होता है और फोर्स हम एनएलएम में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, मोशन जब होता है तो क्या क्या हमको पढ़ना होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अच्छा, इसके अलावा इसकी स्टडी करने के लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा करनी पड़ती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 चीज़ें होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है ऑब्जर्वर और एक होता है टाइम। इन तीनों की चर्चा करनी होती है। फिर मैंने बताया मोशन और रेस्ट का मतलब क्या होता है, कि एक ही बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। फिर मैंने आपसे कहा कि सर 1D मोशन का एग्जाम्पल क्या है, 2D मोशन का एग्जाम्पल क्या है, 3D मोशन का एग्जाम्पल क्या है, 1D 2D 3D का मतलब क्या होता है, ये हमने इस लेक्चर में समझा। अच्छा, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, बट इस लेक्चर में मैं सिर्फ 1D 2D और 3D के लेक्चर के बारे में ही बताऊंगा। अगले लेक्चर में, क्योंकि मैं पार्ट वाइज लेक्चर बना रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब वीडियो लेंथ बढ़ती है तो हम लोगों को फिर बोरियत फील होने लगती है। इसलिए आज मैंने केवल 1D 2D और 3D मोशन की चर्चा की है। उससे आगे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और स्पीड की चर्चा करेंगे। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।